कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की बड़ी आबादी भूखमरी की चपेट में है। 7 अरब में से करीब 2 अरब लोगों को सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। ऊपर से कोरोना ने आग में घी का काम किया है। इसके कारण 83 से 132 मिलियन नए लोग भूखमरी की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। भारत में भी कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है। 107 देशों के विश्व भूखमरी सूचकांक में हमारा स्थान 94वां है। संयुक्त राष्ट्र का फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन भूखमरी और कुपोषण से लड़ने की दिशा में काम कर रहा है। 16 अक्टूबर को इसका 75वां स्थापना दिवस था और इसके स्थापना दिवस को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुपोषण के खिलाफ इस जंग में भारत भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी पोषक तत्वों से भरपूर किस्में तैयार करने में लगे हैं। इसी सिलसिले में नया अध्याय जुड़ा है। हमारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग फसलों की 17 पोषक किस्में तैयार की हैं, जिनकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने जनता को दी। आज के विचार विमर्श के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 17 नई किस्मों में क्या खास है और कुपोषण से लड़ने में ये किस तरह उपयोगी रहेगी। तो आज का हमारा विषय है खेत में उगेगा पोषण। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अपर महानिदेशक बीज डॉक्टर डी.के. यादव, कृषि मंत्रालय में सहायक आयुक्त डॉक्टर चंद्रमोहन और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बीज संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप लाल। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो विचार विमर्श कार्यक्रम में हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। ये छोटे और मंझोले किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं। जहां पानी की दिक्कत है, जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, वहां भी ये मोटे अनाज की पैदावार किसानों को बहुत मदद करती है। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्रस्ताव पोषण और छोटे किसानों की आय दोनों से जुड़ा हुआ है। साथियों, भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहां अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फसलों की सामान्य वैरायटी में किसी न किसी पौष्टिक पदार्थ या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी रहती है। इन फसलों की अच्छी वैरायटी, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, इन कमियों को दूर कर देती है, अनाज की पौष्टिकता बढ़ाती है। बीते वर्षों में देश में ऐसी वैरायटीज, ऐसे बीजों की रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ एक प्रमुख निर्यातक देश है। देश अब पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर है। वर्ष 2014 से पहले केवल एक ही जैव संवर्धित किस्म का विकास किया गया था। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर प्रॉस्पेरस नेशन के विजन पर बल देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोषण सुरक्षा हेतु अधिक उपज देने वाली
54 जैव संवर्धित किस्मों का विकास पारंपरिक प्रजनन विधियों द्वारा किया है। इस वर्ष 8 खाद्य फसलों की 17 नई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें धान्य फसलों में अधिक जिंक वाली धान की 1, अधिक प्रोटीन, जिंक व लौह तत्व वाली गेहूं की 5 तथा मक्का की अधिक लाइसीन व ट्रिप्टोफैन वाली 3 किस्में हैं। छोटे अनाजों में उच्च कैल्शियम, लौह तत्व एवं जिंक वाली रागी की 2 तथा कुटकी की 1 किस्म शामिल है। तिलहनी फसलों में सरसों की कम इरूसिक अम्ल वाली 1 तथा मूंगफली की अधिक ओलिक अम्ल वाली 2 किस्में विकसित की गयीं। इनके अलावा कंद फसलों में रतालू की उच्च लौह, जिंक, कैल्शियम, एंथोसाइनिन तथा प्रोटीन की 2 किस्में भी शामिल हैं। कई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किसानों द्वारा उगाई जा रही पारंपरिक देशी किस्मों का प्रयोग कर किया गया है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये किस्में सुपोषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा रोजगार के अवसर सृजन करने में वरदान सिद्ध होंगी। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब विचार विमर्श कार्यक्रम में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर यादव, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा है, और अगर कुपोषण की स्थिति की बात की जाए तो विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का 94वां स्थान होना जाहिर तौर पर हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे में इस कुपोषण के जंग को कृषि क्षेत्र के जरिए हम किस तरह से लड़ पाएंगे? हम कुपोषण की स्थिति हमारे देश में बहुत ही विकट है और जैसा कि आंकड़े फिल्म में भी दिखाए गए हैं कि हमारे जो 15.2% जो आबादी है वो अंडर न्यूरिश्ड है, जिनको के सही ढंग से पोषण नहीं मिलता है। और अगर बच्चों की बात करें 5 साल से कम के बच्चों में तो लगभग 38.4% बच्चे जो कि स्टंटेड हैं, अपनी हाइट से कम हैं। उसी तरह से 21% बच्चे जो हैं वो वजन में कम हैं तथा 35.7% बच्चे जो है वो टोटल जो है अपने जो उम्र के हिसाब से वजन में कम हैं। और इसमें भी अगर बात करें ओवरऑल देश में तो ये जो आपका जो बोनापन है ये 12.4 से और 65.1% तक देश के में फैला हुआ है। और 640 जिलों का अगर एक अध्ययन किया गया जिसमें से 239 जिले जो हैं वो इस स्टंटिंग की समस्या से ग्रसित हैं। उसी तरह अनीमिया की हम बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 58% बच्चे जो है खून की कमी से ग्रसित हैं। और महिलाओं की बात करें तो 53% महिलाएं जो हैं वो खून की कमी से ग्रसित हैं। और इसी तरह जो आदमियों में भी जो है वो खून की कमी 22% से भी अधिक जो है हमारी पॉपुलेशन में है। तो बाकी अगर आयरन जिंक की बात करें, आयरन 70% आबादी में आयरन की कमी है। उसी तरह जिंक की 38% आबादी में जिंक की कमी है। तो ये एक विकट समस्या है और उसके लिए जैसे आमतौर पर देखा गया है कि जो कुपोषण से निपटने के लिए हमारी सरकार के द्वारा आमतौर पर 4 तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है आपका औषधियों के द्वारा आप देखते हैं कि कई बार जैसे जिंक की गोलियां हैं, आयरन की गोलियां हैं, इस तरह का जो मेडिकल के थ्रू हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और आजकल जो कोविड के समय में आप देखते हैं कि सभी हर आदमी जिंक की गोली के पीछे पड़ा हुआ है और हर आदमी जिंक की गोली खा रहा है। दूसरा जो उसमें आता है कि व्यावसायिक संस्करण। व्यावसायिक संस्करण में आमतौर पर देखा गया कि जैसे आपका आयोडीन नमक है, इसी तरह संस्करित जो संवर्धित धान है, संवर्धित गेहूं है, जो आपका आटा जो आता है वैल्यू एडिड, तो वो उत्पाद हो गए जो कि हम संस्करण के द्वारा उसमें ये विटामिन और जो विभिन्न पोषक तत्व डालते हैं। तीसरा जो तरीका सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में बताया जाता है वो भोजन की विविधता, कि भाई आपकी डाइट इस तरह की हो कि उसमें आपको हर तरह के तत्व मिले, उसमें आयरन भी हो, जिंक भी हो, प्रोटीन की मात्रा भरपूर हो और दूसरे विटामिन ए, बी, सी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो। तो वो भोजन की विविधता में आमतौर पर हम फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, विभिन्न आटा दालों की बात तो मुख्य तौर पर 3 बातें आपने कही है डॉक्टर यादव यहाँ पर, जिसके जरिए जो कुपोषण है उसकी जंग लड़ी जा रही है। और उसमें से जो 2 प्रमुख चीजें हैं वो है जो खाद्य पदार्थ है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाए। तो ऐसे में ही हमारे प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है जो हमारी थाली है उसे न्यूट्री थाली बनाया जाए। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर चंद्रमोहन हमें बताएं कि न्यूट्री थाली हमारे जो आबादी है भारत की उसके पास पहुंचे, इसके लिए किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? इस संदर्भ में सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के माध्यम से
बीज के विभिन्न आदानों पर असिस्टेंस दिया जाता है, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, BGRI ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, इन विभिन्न स्कीमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नई किस्मों को किसानों तक पहुंचाने के लिए असिस्टेंस दिया जाता है और विभिन्न संस्थानों को सीड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स आदि, ताकि उच्च गुणवत्ता का बीज किसानों तक पहुंच सके। इन आदानों पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्कीमों के माध्यम से असिस्टेंस दिया जा रहा है, ताकि उच्च गुणवत्ता का बीज किसानों तक पहुंच सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो हमारा जीवन है उसका आधार भोजन है, और बेहतर भोजन आपके लिए मिले, जो फसल उगाई जाती है जिससे कि भोजन मिलता है, उसका आधार बीज है। ऐसे में बीज की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें बताएं डॉक्टर संदीप, जब हम जैव संवर्धित बीजों की बात करते हैं तो दरअसल इसका अर्थ क्या है? जहाँ तक की बात बीज उत्पादन की है, जैसे जैव संवर्धित किस्म का विकास हो गया, अब इसको हमें किसान के माध्यम से आम आदमी तक ले जाना है, तो उसके लिए हमें बीज उत्पादन करना पड़ेगा, ताकि उस बीज को हम फसल के लिए उपयोग कर सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बीज उत्पादन के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे क्षेत्र में जो भी रिकमेंडेड या अनुशंसित किस्म है उसका चुनाव किसान करे और उसका ही बीज उत्पादन करे। दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो भी हम बीज खरीदें वो किसी मान्य स्रोत से हो, विश्वसनीय स्रोत से हो और स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसी से हो, ताकि हमें बीज की उत्पादन क्षमता का पता हो और उसके साथ साथ हमारा बीज सही हो। सही का मतलब है कि भौतिक तथा आनुवांशिक शुद्धता वाला हो और उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी हो, जिससे कि किसान को बीज उत्पादन के समय में कोई दिक्कत ना हो। तीसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि जैसे कि हम बीज उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें बीज की वर्ग और वंशावली का ज्ञात होना चाहिए कि ये किस प्रकार का बीज है। जैसे हम उत्पादन करते हैं, आधार बीज लेते हैं, तो आधार बीज से हम प्रमाणित बीज उगाते हैं। इसी तरीके से और उसके साथ साथ जैसे कि कुछ स्कीम है, जैसे आपकी सीड विलेज स्कीम है या फार्मर्स पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है, किसान सहभागिता बीज उत्पादन योजना के तहत हम किसान को इस तरीके से कोऑपरेटिव के माध्यम से इन किस्मों का बीज उत्पादन में सहयोग कर सकते हैं और उनको, ताकि हमारी बीज की उपलब्धता अधिक हो और बीज की आपूर्ति हो सके। तो बीज की गुणवत्ता और उपलब्धता ये दोनों ही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और गुणवत्ता की जहां तक बात है डॉक्टर यादव, खास तौर पर कुपोषण के से जुड़ी बात हम कर रहे हैं, तो कुपोषण की समस्या का एक बहुत बड़ा हल जैव संवर्धित बीजों को माना जा रहा है। ऐसे में जानना चाहेंगे दरअसल क्या खासियत है इन बीजों की जो पारंपरिक बीजों से इन्हें अलग करता है? जैव संवर्धित किस्मों में आमतौर पर जो पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे गेहूं धान में हम बात करें तो जिंक है, आयरन है, प्रोटीन की मात्रा है। उसी तरह जो मक्की में जो प्रोटीन की क्वालिटी है, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन है, विटामिन ए है, बाजरा में आयरन और जिंक की मात्रा है। इसी तरह से तो आमतौर पर सभी जो फसलें हैं उनमें इन जो पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। और जैव संवर्धित फसलों की किस्मों की खासियत ये है कि ये जो आपका जो अन्य 3 विधियां बताई, जिसमें मेडिकल सप्लीमेंटेशन की हमने बात की, व्यावसायिक संवर्धन की बात की, भोजन की विविधता की बात की, जैव संवर्धन में खासियत यह है कि जो जैव संवर्धित किस्में हैं वो हमारे भोजन चक्र का एक हिस्सा है। उसको आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने, आपको भोजन खाना ही खाना है, गेहूं खाना ही है, धान खाना ही, चावल खाना ही है, सब्जियां दाल खानी है। तो अगर वो जैव संवर्धित किस्में होंगी तो आपके पास वो बड़ी आसानी से पहुंचता है। दूसरा, ये एक सस्ता साधन है, क्योंकि आप दवाई के लिए जाएंगे, दूसरे किसी माध्यम से जाओगे तो उसके लिए अलग से आपको पैसे देने हैं। ये क्योंकि आपके भोजन का एक हिस्सा है और आपको वो चीजें लेनी, तो अलग से आपको उसके लिए कुछ नहीं देना। और एक लंबा चलने वाला है, एक जो है सस्टेनेबल सोर्स है जो आपकी कुपोषण को दूर करता है। और सबसे आवश्यक जो तीसरा है कि ये एक शुद्ध अवस्था में आपके कंज्यूमर तक पहुंचता है। क्योंकि आप अगर गोलियों की बात करें, कई बार आप देखते हैं कि वे नकली गोलियां हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। प्रसंस्करण में भी कई बार जो मात्रा डालनी चाहिए उससे कम डल गई, कभी ज्यादा डल गई, तो टॉक्सिक इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है टेस्टेड वैरायटीज है और इनमें जो भी मानक हमने दिए हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और वो आपके पास शुद्ध फॉर्म में पहुंचेंगे। और जो दूसरी
तरह के जो हमारे संसाधन हैं उनसे अच्छे तरीके से उनकी जैव उपलब्धता भी अधिक रहती है। इसलिए कुपोषण को निवारण के लिए जैव संवर्धित किस्में जो हैं वो सबसे अच्छा उपाय है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में जैव संवर्धित जो किस्में हैं उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और इस उपयोगिता को समझा भी गया है। तो डॉक्टर चंद्रमोहन हमें बताएं कि अब तक, अभी तो हाल में प्रधानमंत्री जी ने 17 नई किस्मों को भारत देश को समर्पित किया है, लेकिन इससे पहले की स्थिति के बारे में अगर आपसे जानना चाहें हम, तो अब तक कौन कौन सी कितनी खासतौर पर जो जैव संवर्धित किस्में हैं वो किसान लगा रहे हैं और उसके परिणाम किस तरह के सामने आए हैं? संदर्भ में मैम मैं अवगत कराना चाहूँगा कि लगभग 35 किस्में जो पूर्व में ICAR द्वारा रिलीज करी गई थी उनका बहुत ही अच्छा रुझान किसानों द्वारा आ रहा है। जैसे गेहूं की बात करें तो DBW 187 कर्ण वंदना जो एक प्रजाति है जो कि बायो फोर्टिफाइड है, इसका रुझान बहुत ही अच्छा है और ये इंडिया की टॉप 5 वैरायटीज में इसको माना जा सकता है। और इसी तरीके से पूसा मस्टर्ड 30 और पूसा 00 मस्टर्ड जो वैरायटी है सरसों की, इसका भी बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। और अभी सभी फसलों की जो वैरायटी बायो फोर्टिफाइड है वो धीरे धीरे अच्छा रुझान किसानों में पैदा कर रही हैं और धीरे धीरे उनका उत्पादन और उनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और किसानों की रुचि भी उसमें बढ़ती जा रही है और उनकी उत्पादकता में भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, वो बाकी सामान्य किस्मों के बराबर ही उत्पादकता देती हैं। और जैसा कि 3 सालों तक लगता है टाइम एक किस्म को पहुंचाने के फील्ड लेवल तक, तो उस टाइम पीरियड के दौरान इनका परफॉर्मेंस बाकी अन्य प्रजातियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा समय में जो जैव संवर्धित जो किस्में उगाई जा रही हैं, किस तरह की उनकी स्थिति है आज के देश में, हमारे देश में? जो जैव संवर्धित किस्में हैं उनके जैसे कि डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि इससे पहले भी कुछ वैरायटी रिलीज हुई थी इस विषय में, और बेसिकली जो अभी वैरायटी रिलीज हुई है वो 17 किस्मों में से कुछ धान की हैं, गेहूं की है और मूंगफली की हैं और मक्का की हैं। तो जैसा कि इनके लिए इसमें उच्च किस्म का लोहा, जस्ता, प्रोटीन की मात्रा अधिक है और इसके लिए जो मुख्य बिंदु यह है कि इन किस्मों का विकास करने के बाद हमें बीज उत्पादन तथा प्रमाणीकरण के तहत इसको किसान तक पहुंचाना है। बिल्कुल। तो इस विषय में सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि इनका, जैसे कि हमारे देश में जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रजनक बीज का उपयोग करते हैं, उससे आधार बीज बनाते हैं और आधार बीज के बाद प्रमाणित बीज बनाते हैं। अच्छा। तो प्रमाणित बीज के लिए जैसा किसान अपने स्तर पर कर सकते हैं और इसके लिए हमें जरूरत है आधार बीज की। तो आधार बीज हमारा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के थ्रू मिलेगा और उसकी उपलब्धता निश्चित करने के लिए हमें इसे बड़े क्षेत्र में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि किसानों को मिल सके और वो बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी हम बीज उत्पादन करते हैं उसकी एकल फसल लें, उसकी मिक्स क्रॉपिंग ना करें। अच्छा। और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि उसको हम पंक्तियों में ब्रॉडकास्टिंग ना करें ताकि हमारे जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो ठीक प्रकार से हो सके। और जो इसमें 2-3 मुख्य बिंदु और हैं कि जैसे एक तो रोगिंग, मॉनिटरिंग और फील्ड इंस्पेक्शन सही समय पर हो, उसके बाद उसकी कटाई तथा गहाई सही अवस्था में हो तथा प्रसंस्करण और भंडारण अच्छे तरीके से किया जाए ताकि वो मार्केटिंग के समय उसमें गुणवत्ता में कोई हास ना हो। बिल्कुल। इन विषयों के बारे में भी आगे आपसे और भी विस्तार से हम जानेंगे और इस बीच डॉक्टर यादव हमें समझाएं कि ये जो जैव संवर्धित किस्में हैं, इनका जो चयन होता है, फसलों का चयन, वो किस आधार पर किया जाता है और ख़ास तौर पर जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिनका समावेश करना होता है वो किस तरह से तय किया जाता है? अभी जैसे हमारे जो राष्ट्रीय अनुसंधान तंत्र है ICAR के लीडरशिप में, उसमें हमने 5432 किस्में अभी जो हैं विकसित की हैं अभी तक जी। और जो पहले क्या था कि हमारा जो जोर था वो ज़्यादा अधिक उत्पादन की तरफ था क्योंकि हम बाहर से अनाज मंगवाते थे और काफ़ी पैसा उस पर खर्च करते थे जी। तो आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और हमारे पास भरपूर मात्रा में सभी खाद्य जो भंडारण हमारे पास अनाज उपलब्ध हैं जी। तो सरकार की तरफ से और वैज्ञानिकों की तरफ से भी ये ध्यान दिया गया कुपोषण की अवस्था को देखते हुए कि क्यों नहीं हम अपनी फसलों को ही संवर्धित करें जो प्रजनन की विधि के द्वारा, ताकि जो संवर्धित किस्में, संवर्धित उत्पाद जो है आम पब्लिक तक पहुंचे। तो इस दिशा में
ये प्रयास किए गए और जो 12वीं हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत एक CRP ऑन बायोफोर्टिफिकेशन, जैव संवर्धन पर एक नई परियोजना शुरू की गई जो 2014 से लागू की गई। और इस परियोजना में शुरू में 8 किस्में फसलें रखी गई, जिसमें गेहूं, धान, जवार, मक्का और बाजरा और जो मिलेट्स हैं और आलू को भी उसमें रखा गया था। तो ये किस्में प्रमुख रूप से उसमें रखी गई। और जो ज़्यादा पोषक तत्वों के जैसे आधार पर कि जैसे गेहूं में आमतौर पर हम देखते हैं कि आपके प्रोटीन की मात्रा 8% तक होती है, तो उसमें ये जोर दिया गया कि प्रोटीन की मात्रा हम बढ़ाकर 12% के लेवल पे लेके आएँ, ताकि जो कंज्यूमर है हमारे उपभोक्ता को प्रोटीन उससे गेहूं से और चावल से मिले। उसी तरह जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया कि 70% जो है जिंक की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ओर भी ध्यान दिया गया। तो जो पोषक तत्वों की कमी हमारी जनसंख्या में ज़्यादा देखी गई और जो खाद्यान्न हम बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं है, धान है, मक्की है, बाजरा है और दलहन है खास तौर पर, तो उन पर ध्यान दिया गया। उन्हीं फसलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया और उसी का नतीजा है कि जिसको हम स्टेपल फूड कहते हैं, जो मुख्य तौर पर लोग खाते हैं, उस पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, ताकि पूरी जो आबादी है उस तक ये जो पहुंच है, जो जैव संवर्धित किस्में है जिससे पोषक तत्व मिलने जा रहे हैं, लोगों को पौष्टिक से वो भरपूर रहेगा, वो पहुंच बने, इसके लिए ये कोशिशें की जा रही है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और खास तौर पर अब जो ये 17 किस्में आई हैं, ये 17 किस्में क्या खासियतें लिए हुए हैं, इसके बारे में भी आगे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और आज हमारी चर्चा का विषय है खेत में उगेगा पोषण। जी हाँ, किस तरह से कुपोषण के जंग में जो जैव संवर्धित किस्में हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसके बारे में हम खास तौर पर आज चर्चा कर रहे हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने 17 नई जैव संवर्धित किस्में देश को समर्पित की है। तो इन 17 किस्मों के बारे में डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य जो है इनमें खास बातें हैं। जैव संवर्धन जैसे कि किस्मों के बारे में आपने बात की, तो जो ये किस्में जितनी भी अभी तक हमारे देश में लगभग 72 किस्में जैव संवर्धित हमने इन 17 किस्मों को मिलाकर अभी हमने विकसित की हैं। और इन किस्मों की खासियत ये है कि ये सभी किस्में जो हैं पौध प्रजनन के द्वारा विकसित की गई हैं। जैव संवर्धन के आमतौर पर 3 वो होते हैं अवयव। एक तो जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा कि आपने खेत में जिंक की मात्रा फसल में ज़्यादा डाली, आयरन की ज़्यादा डाली और वो उसके द्वारा जो है प्रतिस्थापन से आपके दाने में आ जाती है, तो एक तरीका तो वो है। दूसरा आपका प्रजनन का जो हमारे पुराना जो व्यावसायिक प्रजनन के तरीके हैं कि हम ब्रीडिंग करके किस तरह से किस्मों को निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक हमारी किस्म होती है जिसमें इन की मात्रा कम होती है और दूसरी किस्म या जर्मप्लाज्म हम वो लेते हैं जिसमें इन जो पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है और उसको प्रजनन के द्वारा लगभग 10 से 12 साल में वो किस्म इस तरह की विकसित होती है। तीसरा तरीका हमारा जो ट्रांसजेनिक की बात करते हैं, लेकिन ये जितनी भी 72 किस्में हमने अभी तक विकसित की हैं ये सभी हमारी जो है पौध प्रजनन के द्वारा है और इसमें कोई भी ट्रांसजेनिक किस्म नहीं है। 17 किस्मों की जैसे आपने बात की, तो इन 17 किस्मों में जो है 8 फसलों की ये किस्में हैं, जिसमें एक धान की किस्म है जिसको के CR धान 315 है। ये जिंक के लिए और प्रोटीन के लिए इसमें उच्च मात्रा है।
जैसे जो प्रोटीन की मात्रा आमतौर पर धान में 10-12% तक की होती है, तो इसमें 25% से अधिक है। इसी तरह से जो जिंक की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा आमतौर पर 6 से 7% धान तक में होती है, तो इसमें वो 10% है। और उसी तरह से जो जिंक की मात्रा जो 10-12% धान में होती है, वो इसमें 25% से अधिक है। इसमें 5 किस्में गेहूं की हैं। गेहूं क्योंकि हमारा बहुत ही अधिक एरिया में उगाई जाने वाली और हमारा स्टेपल फूड है, तो उसमें आयरन के लिए, जिंक के लिए था, प्रोटीन के लिए। तो एक किस्म ऐसी है जिसमें कि आयरन भी, जिंक भी और प्रोटीन भी, जो HI 1633 नंबर किस्म है, जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इंदौर क्षेत्रीय केंद्र से विकसित की गई है। तो उसमें ये तीनों पोषक तत्व उपलब्ध हैं। उसी तरह से प्रोटीन के लिए 2 किस्में हमारी जो भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान है वहां से 2 किस्में हैं, एक जो DBW 303 तथा एक DDW 48। तो इन किस्मों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है। और जो हमारी जो 303 किस्म है गेहूं की, उसमें जो है उसकी उत्पादकता लगभग 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है। तो ये एक उसकी खासियत है। गेहूं और धान के लिए खासतौर पर ये जो नई किस्में आई है, वो किन क्षेत्रों के किसान उगा सकते हैं, किन क्षेत्रों के लिए ये बेहतर है? ये किस्में जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए है, और ज्यादातर जो अभी तक जितनी हमने किस्में विकसित की हैं, जो गेहूं में अभी तक हमने 21 किस्में विकसित की हैं, जिसमें 5 इसमें हैं। तो ये आपके जैसे हमारे उत्तरी पश्चिमी इलाके के लिए भी ये किस्में हैं, मध्य भारत के लिए भी है, पेनिनसुलर जोन के लिए भी और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए भी। तो अभी तक इन किस्मों को भी, ये भी किस्में सभी क्षेत्रों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए 5 किस्में हैं। और जो पुरानी किस्में हैं, तो टोटल इनमें से 15 किस्में अभी भी सीड चेन में हैं, जैसे चंद्रमोहन जी बता रहे थे। और इनका हमने बहुत अधिक मात्रा में पिछले 4 वर्षों में जो प्रजनक बीज का उत्पादन किया है। और मैं इनकी जो जैव संवर्धित किस्मों के बीज उत्पादन के बारे में आपके बताऊं कि पिछले 4 साल में हमने 7500 क्विंटल ब्रीडर सीड उसका पैदा करके हमने विभिन्न जो बीज उत्पादन इकाइयां हैं देश की, उनको हमने इसका बीज दिया है। और क्योंकि इनमें से जो हमने 4 साल पहले जो प्रजनक बीज दिया था, वो ज्यादातर किस्में अब किसानों के खेत पर, उपभोक्ताओं के पास वो पहुंच रही है। तो इसके लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं। और ये किस्में ज्यादातर देश के विभिन्न जो परिस्थितियां हैं, हमारी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनके लिए जो हैं वो उनके अनुसार ही ये तैयार की गई है। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन, ऐसे में जानना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी किस्में जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, लेकिन इसका परिणाम तभी निकलेगा जब किसान इसे अपनाएंगे। और ऐसे में किसान के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि उसकी उपज में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं आएगी जब वो एक नई किस्म लगाने जा रहा है। देश के सामने भी यही समस्या है कि ठीक है, आज पेट भरने की समस्या जो है उस तरह से नहीं है, हम जो खाद्यान्न है उसके मामले में आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही जो पोषण है उसे भी देखना है। और आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उपज कम ना हो, पोषण भी भरपूर मिले। तो क्या इन दोनों उद्देश्यों को ये जैव संवर्धित किस्में पूरा करती हैं? जो जैव संवर्धित किस्में हैं, इसमें उत्पादन के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इनकी उत्पादक क्षमता में कोई भी कमी नहीं है। और इनका जो पोषक तत्व और उत्पादकता का जो मिश्रण है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। ये एट पार हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेब्लिश वेराइटीज़ हैं उनके एट पार हैं। और तभी किसान इनको आगे बढ़कर इनमें रुझान दे रहा है और इतनी प्रसिद्धि इनको मिल रही है। अगर इसमें उत्पादकता में अगर कोई कमी होती तो किसान इसमें शायद इतनी रुचि नहीं दिखाता अदर प्रजातियों के। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, आपने इससे पहले बताया था हमें किस तरह से ये जो बीज हैं जो कि तैयार होते हैं, उसके बाद ये जो किसानों तक पहुंचते हैं, इसके बीच एक बड़ी श्रृंखला है, जो ब्रीडर बीज है या फिर फाउंडेशन बीज है, सर्टिफाइड बीज है। मैं चाहूंगी कि इस पूरे जो तंत्र है, इसके बारे में बहुत ही आसान लफ्जों में आप हमें यहाँ पर बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसान के पास हमें बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इसके लिए हमें ये प्रयास करना है कि सबसे पहले तो हमारा जो प्रजनक बीज है वो उचित मात्रा में हो। जो प्रजनक बीज का उत्पादन ब्रीडर की सुपरविजन में किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की उसमें सीड क्वालिटी में कोई कमी ना हो, गुणवत्ता में कोई हास ना हो, और वो उसको 100% यानी कि 100% आनुवांशिक शुद्धता उसमें मेंटेन रहे जी। उसके बाद उस बीज का उत्पादन हम फाउंडेशन सीड के उत्पादन के लिए करते हैं, जो कि NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है, या कोई भी प्राइवेट एजेंसी कर सकती है। और उसके बाद फाउंडेशन सीड यानी कि आधार बीज के बाद हम प्रमाणित बीज बनाते हैं, और प्रमाणित बीज का उपयोग किसान फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाता है जी। तो
ये जो श्रृंखला है इसमें हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो हमारी बीज की गुणवत्ता है वो कायम रहे, वो मेंटेन रहे, ताकि हमारे फसल में कोई फसल की उत्पादकता में कोई कमी ना हो। और जैसा कि ये जैव संवर्धित किस्म है, इसमें हमें एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रमाणीकरण संस्था है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से मजबूत किया जाए ताकि वो इन वैरायटी का बीज को पहचान सके। जैसे कि हम क्लेम करते हैं कि किसी बाजरे की प्रजाति में 40 ppm जिंक की मात्रा है या आयरन की मात्रा है, तो उसको हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल होने चाहिए ताकि हम उसमें ज्ञात कर सके कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। तो उसके लिए हमें एक तो सबसे पहले है कि कुछ ऐसी लैब हमें एक्रेडिटेशन करानी पड़ेगी, जो लैब हो, जो प्रयोगशाला हो, उनमें इस तरह के एनालिसिस हो चुके। दूसरे उसके साथ साथ हमें उन लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ताकि वो उस टेक्निक में सक्षम हो, उस ताकि और उससे नहीं तो क्या होगा कि जो उपभोक्ता है उसके पास सुनिश्चित किस्म नहीं पहुंचेगी और उससे जो है कुछ कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए ठीक है। तो डॉक्टर चंद्रमोहन, आप क्या कहेंगे, क्या ये आधारभूत संरचना इस वक्त हमारे देश में मौजूद है? क्या हम इस स्थिति में हैं? हाँ मैडम, जो हमारा जो बीज उत्पादन का जो तंत्र है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है। इसमें तीन चरणों में बीज उत्पादन किया जाता है, जिसमें मुख्य जो ICR इंस्टीट्यूट्स और जो SAU का रोल है वो बीडर सीड उपलब्ध कराने का है। वो एक सुनिश्चित मात्रा में बीडर सीड, उस जो नई प्रजाति विकसित की जाती है उसका बीडर सीड अवेलेबल कराती है किसानों उसको। और जो इसके बाद जो सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज हैं, जैसे स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशंस है, उनको इस बीज की उपलब्धता कराने में सीड डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन का रोल होता है, जो उनसे जो सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे इंडेंट लेके ICR इंस्टीट्यूट्स को देती हैं और उसके सापेक्ष वो बीज उत्पादन करते हैं, बीडर सीड उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को अगले वर्ष सभी बीज उत्पादन संस्थाओं को अलॉटमेंट कर दिया जाता है, जिसको लेकर वो फाउंडेशन सीड तैयार करें। उस फाउंडेशन सीड से आगे सर्टिफाइड सीड पैदा हो और पैदा होने के बाद वो किसानों तक पहुंच सके। इस पूरी प्रक्रिया को करने में लगभग 3 वर्षों का टाइम लगता है। तो वैरायटी रिलीज के बाद किसानों तक इस वैरायटी, किसी भी वैरायटी को पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है। जी जी, ठीक है। बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर यादव, हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से ये जो नई जैव संवर्धित किस्में हैं इनकी क्या खासियतें हैं। इसमें आपने गेहूं धान का जिक्र तो किया, मैं चाहूंगी कि जो मोटे अनाज है उनके बारे में भी बताएं, क्योंकि जो मिलेट्स है, मोटे अनाज है, उस पर काफी जोर भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो क्या इन नई किस्मों में मोटे अनाज भी शामिल हैं? हाँ, निश्चित तौर पर जैसे मिलेट्स पर भी जिस तरह से मैंने बताया कि जो कार्यक्रम हमारा जैव संवर्धन का ICR का है उसमें मिलेट्स भी शामिल हैं। उसमें जो है आपकी रागी और कुटकी, तो 2 फसलों में अभी जैव संवर्धित किस्में आई हैं। रागी में अभी 2 किस्में अभी हाल में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो देश को समर्पित की गई है और एक कुटकी की किस्म है उसमें। तो इनकी खासियत ये है कि इनमें कैल्शियम की मात्रा, जिंक की और लौह की मात्रा वो बहुत अधिक है। और जो हमारी जो पुरानी किस्में हैं इनकी कुटकी और रागी की, उनसे उसमें लगभग 50 से 60% अधिक इन तत्वों की मात्रा है और इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और जैसे मिलेट्स की जैसे हम बात करते हैं तो मिलेट्स आमतौर पर ही जैसे पोषक तत्वों में काफ़ी अच्छी कहलाई जाती हैं, लेकिन इन किस्मों में उनकी मात्रा और अधिक बढ़ा दी गई है। तो ये निश्चित रूप से कुपोषण के निवारण में एक अहम भूमिका निभाएंगी। जी, इसके साथ ही डॉक्टर यादव, कई ऐसी किस्में होती हैं जो रोग रोधी होती हैं, सूखा रोधी होती हैं, और ख़ास तौर पे मोटे अनाजों का अगर हम जिक्र करें तो जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी किसान इसे लगाते हैं। तो क्या ये तमाम खूबियाँ भी इन नई किस्मों में शामिल हैं? इन नई किस्मों में जैसे आपके जो मोटे अनाज हैं उनमें ये सभी किस्में रोग रोगदिता के प्रति बहुत अच्छा वो करती हैं। इसी तरह बाजरा की हमने बायोफोर्टिफाइड पहले जो है 9 किस्में हमने दी हैं, हाइब्रिड्स हैं सारे, तो वो भी सूखा के प्रति और जो मौसम के परिवर्तित मौसम को सहन करने की उनमें शक्ति है। तो इनमें आमतौर पर गेहूं में जैसे अगर हम बात करें तो गेहूं की कुछ किस्में हैं जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं, तो ये किस्में पहले से हैं उसमें। जैसे एक पूसा तेजस हमारी किस्म
किस्म है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए है, तो वो जो है उसमें पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, जैसे कम सिंचाई के ऊपर भी वो अच्छी पैदावार देती है। तो ये पहले से ही कुछ किस्में हैं और इस पर भी हम विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि वे गुणवत्ता पोषण के साथ साथ उसको जो आज के बदलते मौसम के परिवेश में भी ये किस्में अच्छी पैदावार, उच्च तापमान की बात करें या कम पानी की बात करें या लवणता की बात करें, तो उसके प्रति भी उनमें सहनशीलता, प्रतिरोधकता होनी चाहिए। उस पर विशेष जोर हम दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। जो पानी का संकट है वो भी हमारे सामने है, उससे भी हमें जूझना है, और जो पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उन तमाम समस्याओं से हमें भी जूझना है। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि जैव संवर्धित जो किस्में हैं वो तैयार की जाती हैं, ठीक है, ये हमेशा मन में आशंका होती है कि जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, जो चीज अप्राकृतिक है, उसका कोई पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि अगर इन जैव संवर्धित किस्मों की बात की जाए तो ये आशंकाएं जो है कि पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र को ये नुकसान पहुंचा सकती है, इसका क्या आप जवाब देंगे, कैसे दूर करेंगे इन आशंकाओं? जो ICR का सिस्टम है उसमें वेल स्टेब्लिश सिस्टम है जिसके बेसिस पे ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म के थ्रू वैरायटी रिलीज की जाती है और उसमें हर डायरेक्शन में देखते हुए इस वैरायटी को रिलीज़ किया जाता है कि इसका एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट या ह्यूमन कंजप्शन पे कोई साइड इफेक्ट या और किसी साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसमें मैं किसानों का अश्योर करना चाहूँगा कि ऐसी कोई समस्या जो इन प्रजातियों से नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज की जाती हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर संदीप आप जरूर बताएं हमें कि किस तरह से ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी कि किस तरह से इसका परीक्षण पूरी तरह से कर लिया जाता है और किसी तरह की आशंका बाकी नहीं रह जाती है। जैसा कि ये जैव संवर्धित किस्मों के लिए बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो एक्रिप ट्रायल्स के थ्रू होता है और इसको हम कई तरह की ट्रायल करते हैं, IET होती है, ABT होती है, उसके बाद ही वैरायटी को रिलीज किया जाता है। अच्छा। तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि भाई किसी तरह का जो भी ह्यूमन सिस्टम या एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, और अगर इस तरह की ट्रायल से अश्योर करने के बाद ही किसी प्रजाति को रिलीज किया जाता है और उसके बाद उसको बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर यादव, नई किस्मों में और कुछ खास किस्मों का जिक्र आप करना चाहेंगे, उनकी क्या खासियतें हैं, खासतौर पे कहाँ जो किसान हैं वो इन बीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे? हाँ, इसमें जैसे अभी गेहूं धान का हमने जिक्र किया, उसी तरह मक्का में भी कुछ संकर किस्में आई हैं जो कि जो क्वालिटी प्रोटीन मेज की ये हाइब्रिड्स हैं और इनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो तत्व होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हमारे अच्छे होते हैं, और प्रोविटामिन A भी कुछ किस्मों में है। तो इन किस्मों को भी किसान भाई जो है, और ये किस्में भी जैसे मक्का की भी पूरे देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये किस्में 9 अलग अलग किस्में हैं जो विभिन्न जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के लिए ये उपयुक्त हैं। उसी तरह से बाजरा में अभी तक जो जैसे मैंने बताया कि 9 संकर बाजरा की किस्में हमने अभी दी हैं देश को। बाजरा हालांकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो 17 किस्में रिलीज की हैं उनमें नहीं था, तो पहले जो हमारी किस्में हैं तो ये भी देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं। और अभी हाल वाली में जैसे तिलहन की कुछ किस्में हैं, जैसे मूंगफली में 2 किस्में हैं, गिरनार 4 और 5। मूंगफली में क्या होता है कि आमतौर पर ओलिक अम्ल एक तेल में होता है जिसको हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है और तेल को भंडारण में भी उसकी वो अच्छा होता है, हृदय के लिए भी अच्छा होता है। तो मूंगफली में अभी जो किस्में थी उसमें 45 से 50% तक ये ओलिक अम्ल होता था। तो अभी जो दोनों किस्में हैं उसमें 78 से 80% तक ओलिक अम्ल है। तो स्वास्थ्य के लिए ये किस्में दोनों बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से जो सरसों में है, सरसों में आमतौर पर 2 तत्व होते हैं। एक तेल में इरूसिक अम्ल होता है जो अधिक मात्रा में होने से हृदय के लिए अच्छा नहीं होता और बच्चों के लिए भी ठीक नहीं होता। और दूसरा जो है खली में चला जाता है एक तत्व जिसको हम ग्लूकोसिलेट कहते हैं। तो ये भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनकी दृष्टि से हमारे जो परंपरागत किस्में हैं उनमें उसकी मात्रा बहुत अधिक है। जैसे इरूसिक अम्ल की बात करें तो जो WHO और जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं ग्लोबली वो बताते हैं कि भाई ये 2% से कम होगा तो ये स्वास्थ्य में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारी किस्मों में वो 40% था। इसी तरह ग्लूकोसिलेट जो खली में जाता था तो वो 120 ppm हमारी जो वर्तमान किस्में हैं इसमें हमने इसको घटा के जो ग्लोबल स्तर का 30 ppm से कम लेके आए। तो ग्लूकोसिलेट का नुकसान ये होता है कि आमतौर पर जो जुगाली नहीं करने वाले
जितने भी पशु हैं उसमें ये घिंगा की बीमारी पैदा करता है। दूसरा, किसान जैसे जहाँ सरसों का क्षेत्र है उसमें वो तेल निकलवाने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो अपनी खली को वहीं पे कोल्हू पे दे के आ जाते हैं, क्योंकि वो खली अपने पशुओं को नहीं खिलाते ग्लूकोसिनेट की वजह से। तो अब ये किस्में जैसे हमारी आई हैं 00 में और 0 में जैसे, तो उससे तेल की गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए भी और जो खली की गुणवत्ता है दोनों बढ़ी हैं। तो ये किस्में उसमें शामिल है। और उसी तरह एक ये जो रतालू, एक जो हमारे फलों में सब्जियों में एक रतालू श्रेणी है, तो रतालू की भी 2 किस्में इसमें से विकसित की गई हैं। और इन दोनों किस्मों का भी एक पैदावार की दृष्टि से और पोषण की दृष्टि से भी, आप आयरन की बात करिए, आप जिंक की बात करिए, कैल्शियम की बात करिए, एंथोसाइनिन की बात करिए, तो इन सभी तत्वों में ये दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं और आगे आने वाले समय में ये किसानों के खेत तक जाएंगे और निश्चित रूप से जो कुपोषण की समस्या का निवारण में ये सहायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल, तो इन 8 फसलों के जो 17 किस्में हैं वो जल्दी किसानों के खेतों तक जाएगी और जो कुपोषण की समस्या है उसे दूर करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके साथ ही इन जैव संवर्धित किस्मों के बारे में और भी बातचीत हमारी जारी रहेगी कि किसान किस तरह से इन्हें खेत में उगा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके बारे में बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हमारी चर्चा का विषय है खेत में उगेगा पोषण। जी हाँ, पोषण जो हमारी थाली में चाहिए वो खेत के जरिए ही उगेगा और इसके लिए जैव संवर्धित किस्में तैयार की जा रही हैं। इन्हीं के बारे में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो पारंपरिक किस्में जिनकी खेती करते हैं किसान, उनके तौर तरीकों में और इन जैव संवर्धित किस्मों की खेती के तौर तरीकों में क्या अंतर होता है? सामान्य तौर पर जो बीज होता है उसे हम उपचारित करते हैं कई मिट्टी जनित रोग जो हैं या उनसे बचाव के लिए, क्या इसमें भी इसकी आवश्यकता है? इसके अलावा भी कृषि कार्य के दौरान और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जैसा कि ये जो हमारी कन्वेंशनल किस्में हैं उनके अपेक्षा ये जो जैव संवर्धित किस्में हैं, इसमें किसी कंपोनेंट को हम बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति का नियम है कि दूसरा कंपोनेंट कुछ कम होगा जी। तो लेकिन जहाँ तक बीज उपचार की बात है तो जिस तरीके से हम नॉर्मल बीज बोते हैं उसी प्रकार से इनको भी बोना है और इसी प्रकार से इनका उपचारित भी किया जाएगा। और जो कृषि क्रियाएं हैं वो भी तकरीबन सिमिलर ही हैं, लेकिन इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जहाँ तक बीज की बात है तो बीज में जैसे एक बीज के भंडारण का बहुत बड़ा इशू है। तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ ये जो क्वालिटी मस्टर्ड है इसके लिए हमारे यहाँ कुछ अध्ययन हुए जिसमें पता चला कि 00 और 0 मस्टर्ड को अगर हम कुछ समय के लिए भंडारण करते हैं तो उसकी जो सीड क्वालिटी है वो बहुत जल्दी उसमें अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। तो उसका कारण ये है कि जो हम जैसा अभी डी के यादव सर ने बताया कि इसमें हम ग्लूकोसिनोलेट और इरिसिक एसिड की मात्रा को कम करते हैं। तो उस दौरान जैसा कि प्रकृति का नियम है किसी कंपोनेंट को कम करने से उसकी भंडारण क्षमता में उसका असर आ रहा है। तो इसलिए हमें इस
बात को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से इनका भंडारण किया जाए उसके लिए हम एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस तैयार करें ताकि उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें और किसान उसको अगले सीजन में भी बुआई के रूप में इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन, यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि ये जो जैव संवर्धित किस्में हैं खासतौर पर जो अभी देश को समर्पित की गई हैं, क्या ये जो किस्में हैं किसान एक ही बार लगा सकता है? क्या हर साल उसे अलग बीज की आवश्यकता होती है या फिर वो खुद भी बीज आगे चलकर वो तैयार कर सकता है? जैसे कि किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि भाई अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जैसे गेहूं की बात करें, राइस की बात करें, तो जो एक बार वो सर्टिफाइड सीड लेता है तो उसको वो 2 से 3 बार प्रयोग कर सकता है। वैसे रिकमेंडेशन यही दी जाती है कि वो हर बार नया बीज ले जिससे उत्पादकता में कोई कमी ना आए। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के में उसको हर बार बीज बदलने की और हाइब्रिड क्रॉप्स में हर बार बीज बदलने की आवश्यकता पड़ती है। उसका उपयोग किसान बार बार नहीं कर सकता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर यादव, क्या इसमें आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? और साथ ही मैं चाहूंगी कि ये जैसा कि बता रहे हैं कि जो जैव संवर्धित किस्म अभी देश को समर्पित हुई है लेकिन किसानों तक आते आते उसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, 3 से 4 साल लग सकते हैं। इस दौरान जो प्रगतिशील किसान है अगर वो इनको अपनाना चाहते हैं, अपने खेतों पे लगाना चाहते हैं, तो क्या ये विकल्प उनके पास है? हाँ बिल्कुल, ये विकल्प उनके पास उपलब्ध है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी गेहूं में धान की 4 किस्में, गेहूं की 17 किस्में, सरसों की 2 किस्में जो हुई हैं, हमारी लेंटिल की जो मसूर की 2 किस्में हैं जिसमें आयरन जिंक अधिक है, और मक्का में भी। तो इन सभी का बीज जो अभी जो पहले विकसित की गई थी अभी इन 17 किस्मों के अलावा, तो उनका बीज अभी उपलब्ध है। और हमारे जो फार्मर्स पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत भी और जो दूसरे अन्य कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार के, जैसे कि इसमें जो क्लस्टर डिमोस्ट्रेशन है या मिनी किट ट्रायल्स जो गवर्नमेंट कराती है नई वैरायटीज को किसानों तक पहुंचाने के लिए, उनके विस्तार के लिए, तो उसमें ये बीज ऑलरेडी हमने उनको दिया गया है। उसी तरह जैसे जो ईस्टर्न इंडिया में ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन वाला प्रोग्राम है, तो उसमें भी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उन लोगों से भी हमारी चर्चा बार बार होती है लगातार, और उनको भी हमने इन बीजों की उपलब्धता के बारे में बताया है। और अभी इस कार्यक्रम के बाद भी जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से एक जो क्वेरीज थी कि वे किन किन किस्मों का बीज अभी उपलब्ध है, तो उस बीज की उपलब्धता हम सुनिश्चित करा रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंच सके। बिल्कुल। और डॉक्टर चंद्रमोहन, आप भी बताएं हमें कि किस तरह से सरकार के द्वारा भी कोशिशें की जा रही है कि ये जो उन्नत किस्म की बीजें हैं ये किसानों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वो इनका प्रयोग करें। सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है, जैसे विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, जैसे मैंने पूर्व में बताया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, इन विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वो अनुदान पे किसानों को 50 से 60% अनुदान पे बीज उपलब्ध कराती है ताकि जो नई किस्में हैं उनका बीज किसानों तक पहुंचने में कोई समस्या न आए, क्योंकि किसान नई किस्म की बीज को लेने में थोड़ा शुरुआत में रुझान अपना कम दिखाता है। इसलिए अनुदान के माध्यम से उनको बीज प्रदान किया जाता है ताकि उनकी रुचि बढ़े। और सरकार के द्वारा एक कमेटी का भी गठन कराया हुआ है जिसके माध्यम से वो नई वैरायटी को रिलीज करने के बाद कैसे जल्दी से जल्दी किसानों के बीच में पॉपुलराइज कराए, उसके माध्यम से वो अपनी गाइडलाइंस रिलीज करती हैं, जिसको स्टेट्स को और डिफरेंट एग्रीकल्चर जो बीज उत्पादन में संस्थाएं काम कर रही है उनको गाइडलाइन बना के दिया जाता है ताकि वो इसके अनुरूप काम कर सके और नई वैरायटी का जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो सके। इसके साथ साथ फील्ड लेवल डेमोन्स्ट्रेशन है, मिनी किट्स के माध्यम से जो किसानों को छोटी मात्रा में बीज उपलब्ध किया जाता है विभिन्न संस्थाओं द्वारा, उसके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो नई प्रजातियों का बीज है पहुंचाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उनमें नई किस्मों की गुणवत्ता और उनकी उत्पादक क्षमता के बारे में जानकारी हो और एक वो बड़े लेवल पे वो जो प्रजाति निकली है उसका प्रोडक्शन किसानों तक उसका बीज किसानों तक पहुंच सके और अधिक मात्रा में उसका उत्पादन किसानों द्वारा किया जा सके। इसके साथ ही चंद्रमोहन की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसे भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है सीड विलेज स्कीम, तो सीड विलेज स्कीम में भी जैसे काफ़ी अनुदान दिया जाता है, उसमें बीज की उपलब्धता से लेकर उसके भंडारण के लिए स्प्रे आदि के उपकरण दिए जाते हैं। और अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक नई योजना जो अभी लागू होने वाली है उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से, तो ये इस तरह की योजनाएं हैं, उसमें निश्चित रूप से जो हमारी जैव संवर्धित किस्में हैं उनका एक अच्छा योगदान रहेगा। न्यूट्रिशन गार्डन मॉडल की भी बात की जा रही है, क्या है ये मॉडल, ये किस तरह से काम करना है?
हाँ, जैसे इनको प्रमोट करने के लिए जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हमारे केवीकेज के थ्रू और विभिन्न संस्थानों के थ्रू तथा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के थ्रू विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे। तो इसमें जैसे एक तो न्यूट्री गार्डन का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है कि आप एक जिला स्तर पर केवीके के स्तर पर या मध्य प्रदेश में कुछ स्कूलों में भी जो हमारे केवीकेज के थ्रू ये प्रदर्शन किए गए हैं कि उसमें आप सभी तरह की किस्में एक जगह लगाएं, फसलें लगाएं, उसमें आपके फल भी रहेंगे, सब्जियां भी रहेंगी, जैव संवर्धित किस्में भी रहेंगी और एक संपूर्ण गार्डन के रूप में उसको आप विकसित करें ताकि लोग वहां पे आएं, उसको देखें और वो जाके उसके अपने घर पर जाके उसको दोबारा से वहां पे लगाने का प्रयास करें। तो न्यूट्री गार्डन्स का यही एक प्रयास है। इसी तरह न्यूट्री विलेजेज का कॉन्सेप्ट एक हमारे केवीकेज के थ्रू किया जा रहा है कि A to N एग्रीकल्चर टू न्यूट्रिशन, ये उनका कॉन्सेप्ट है उसमें, और ये वो गाँव को पूरे को अडॉप्ट करते हैं और उसमें विभिन्न तरह के जैसे फलों के पौधे, सब्जियों का और एक फसल विविधीकरण का कार्यक्रम वो वहाँ पे उस गांव में करते हैं ताकि उसी किसान के अपने घर से ही जो उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो खाद्य भोजन के साथ साथ वो भी पूरी हो जाए। तो वो सीड न्यूट्री स्मार्ट विलेजेज का भी कॉन्सेप्ट एक जारी है। न्यूट्री थाली का एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे केवीकेज ने ICR के थ्रू दिया है, तो वो उसमें भी कि भाई आपको थाली में, आपके भोजन की थाली में क्या क्या चाहिए कि आपको उससे संपूर्ण पोषक तत्व आपको उससे प्राप्त हों। तो इसमें हमारे केवीकेज का एक बहुत ही अच्छा योगदान है। और कई स्तर पर ये कोशिशें की जा रही है कि जो देश की आबादी है वो न तो भूखे रहे और न ही उन्हें पोषण की कमी हो, और इसके लिए लगातार कोशिशें जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमें देने के लिए। और आपने जाना कि किस तरह से चाहे कृषि वैज्ञानिक हो जो शोध में लगे हुए हैं या फिर सरकार हो जो लगातार इस तरह की जो जैव संवर्धित किस्में हैं वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। अब आपकी बारी है कि आप भी इन किस्मों को अपनाएं और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी देश की सुनिश्चित करें। बहरहाल हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। उसी के साथ आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, फिर किसी नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।